जैसे ही एल्डर वुड दोबारा से ये चैन के अगेंस्ट बिड करने के लिए आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर बैठे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि कोई बूढ़ा वुचेन से किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है। लगता है कि बूढ़ा वुचेन को ज़्यादा याद नहीं रहता। कल अपने झेन यांग सेक्ट के पावर पर निर्भर होकर अपने पावर को शो ऑफ कर रहा था और बदले में अपने मुंह पर एक तमाचा खा लिया और आज फिर से बेइज्जत होने के लिए बीच में कूद गया। इधर एल्डर वो भी 1.5 लाख का बिड लगा चुके हैं, जिससे बीट करते हुए ये चैन 2 लाख का बिड लगा दिया। इधर फैटी का तो डर से हालत ही बुरा हुआ जा रहा है और डरते हुए ये चैन से बोलता है कि लड़के, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चैन बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स रेडी है। तो फैटी ये सुनकर शौकी हो जाता है। फिर वो बोलता है कि बूढ़ा वो अभी तक वार्म अप भी नहीं किया है। इसका कहने का मतलब है कि एल्डर वू के पास बहुत पैसा है। इधर एल्डर वू ये चैन से बोलते हैं कि लड़के, तुम जानते हो ना तुम किसके साथ लड़ रहे हो। ये चैन जवाब देते हुए बोलता है कि जो भी हाईएस्ट बिड लगाएगा वही जीतेगा। क्या एल्डर दूसरों को सप्रेस करने के लिए जानबूझकर ये सब बोल रहे हैं। तो एल्डर वो मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि क्या ही फेयर ऑक्शन हो रहा है, वाह। मेरा जेन यंग सेक्ट 2.5 लाख स्पिरिट स्टोन्स लगाता है। तो ये चैन भी पूरे जोश में आकर सीधा 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स लगा देता है और ये सुनकर तो वहाँ हंगामा ही मच जाता है और लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। क्या स्टाफ प्रोफाउंड आर्ट इतना प्रीसियस है। इस लड़के में दम है कि झेन यंग सेक्ट से चीज़ें छीन रहा है। कल ब्रोकन आयरन रॉड और आज ये स्टाफ स्किल 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स। ये प्राइस तो हेवन जा रहा है। अब एल्डर वू के लिए आधे रास्ते से वापस आना पॉसिबल नहीं है। ये कल ऑलरेडी ही बेइज्जत होकर अपना फेस वैल्यू खो चुके हैं। अगर आज स्टाफ टेक्निक को नहीं ले पाते हैं तो ये इनके मुंह पर एक तमाचा होगा। बल्कि सिर्फ इनके मुंह पर नहीं, पूरे झेन यांग सेक्ट के मुंह पर एक तमाचा होगा। ये सब सुनकर तो एल्डर वू तो मानो अपने टेम्पर ही लूज करने वाले हो। इधर होस्ट भी इस बात पर हंसने लगता है कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए एक अनवांटेड स्टाफ टेक्निक लेने के लिए बीच में कूदने के वजह से अपना फेस वैल्यू का वाट लगा दिया है। इधर एल्डर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम और पे करेंगे, मतलब कि और ज़्यादा बिड लगाएंगे। पर इनका जूनियर इन्हें रोकते हुए बोलता है कि एल्डर, दोबारा से सोच लीजिए। ये फालतू सा स्टाफ टेक्निक पर इतना ज़्यादा स्पिरिट स्टोन्स को मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि हमारा गोल हेवन डेजोलेट पिल लेना है। ये सुनकर एल्डर वो किसी तरीके से खुद को शांत करते हैं और अपने जूनियर से बोलते हैं कि इसके बारे में पता करो। मुझे जानना है कि इतना हिम्मत दिखाने वाला कौन है ये। मैं इसकी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। इसी के साथ उस स्टाफ टेक्निक को ये चैन को दे दिया जाता है, क्योंकि इसके आगे कोई भी बोली नहीं लगाता। इसका मतलब है कि एल्डर वू का आज फिर से लग गया, हो गया पोपट इनका। इधर फैटी पूरा सैड हो जाता है और बोलता है कि लग गया आज मेरा फिर से। मुझे नहीं लगता कि हम बिना सेकंड मास्टर से पैसे मांगे आगे कुछ कर सकते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो ये चैन बोलता है कि डोंट वरी, 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर में लौटा दूंगा। इंटरेस्ट का नाम सुनकर तो फैटी के आंखों में चमक ही आ गया और खुश होते हुए बोलता है कि जस्ट बिकॉज कि तुम बोल रहे हो तो ये सच नहीं हो सकता। तुम मुझे चीट भी कर सकते हो, इसलिए इस डॉक्यूमेंट पर साइन करो। तो ये चैन डरते हुए उसको दूर भगाने लगता है और बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो। इसी के साथ आज का ऑक्शन खत्म हो जाता है। पर इधर फैटी ये चैन के पीछे भागते हुए उसको बोलता है कि यहाँ से जाने से पहले इस डॉक्यूमेंट पर साइन करो। तो ये चैन भी भागते हुए बोलता है कि अपने बिना बाल के टकले को बोलो कि साइन करे और मेरा पीछा मत करो। तो फैटी बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे लगेगा कि तुम अपने वर्ड से पीछे हट जाओगे और मुझे मेरा पैसा इंटरेस्ट के साथ नहीं लौटाओगे। इन दोनों को इस तरह भागते हुए देख दो एल्डर आपस में हंसने लगते हैं और बातें करने लगते हैं कि कितना टैलेंटेड यंग मैन है ये। ओल्ड सीतू, ये तुमसे भी ज़्यादा बेटर है जब तुम यंग थे। इसी के साथ एक लेडी आती है और उन दोनों के पास उनसे बोलती है कि ओल्ड मैन्स, कल का ऑक्शन को थोड़ा इजी लेना। इधर ये चैन फैटी के बार बार पीछे आने से बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है कि
फैटी मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में बाद में साइन कर दूंगा, अभी तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे ये पेपर और पेन तुम्हारे दोनों टांगों के बीच में से निकला है, तो मैं इसे नहीं छूने वाला। तो फैटी बोलता है कि मेरे स्पिरिट स्टोन्स भी उसी जगह से निकला था, तो फिर उसे क्यों छुए। इधर जब ये दोनों आपस में बिजी था, तब अचानक ही ये चैन का नज़र लूझी पर चला गया, जिसे देखकर ये चैन बहुत गुस्सा हो जाता है और मन में बोलता है कि कितना बेशरम इंसान है ये। मेरे मेरिडियंस को तोड़ने का कीमत तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, या तो अभी या बाद में। इधर दो लोग ये चैन को लगातार देखे जा रहे थे, तो उन दोनों में से एक लड़का बोलता है कि एल्डर जी, क्या आपने कुछ नोटिस किया, इस लड़के का की काफ़ी फैमिलियर है। तो एल्डर जी बोलते हैं कि ये जानबूझकर अपना की को सप्रेस किए हुए है, तो इसलिए इसे चेक नहीं कर सकते। तो लड़का बोलता है कि इस पर नज़र रखिए, क्या पता हम पहले कभी मिल चुके हों किसी जगह। इधर एल्डर वू और येचन अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिससे एल्डर वू गुस्सा तो येचन घबरा जाता है। तो एल्डर वू गुस्से से येचन को बोलते हैं कि लड़के, तुम बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो। तो येचन भी हंसते हुए बोलता है कि मैं तो डर ही गया, आओ और जल्दी से मुझे मार दो। इधर जीनिंग लगातार येचन को देखे जा रही थी, जो मनी मन सोच रही थी कि इसका ऑरा इतना फैमिलियर क्यों है, कौन है ये। तभी एक दरवाज़ा खुलता है, जहाँ से ऑक्शन का होस्ट आ जाता है और येचन से बोलता है कि यंग मैन, आज तुमने काफ़ी अटेंशन ग्रैब की, क्या तुम मेरे हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे। येचन ये सुनकर तो मानो उसका कान ही ब्लास्ट हो गया हो। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये क्या सुन लिया। मतलब समझ रहे हो गाइज, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट से इनविटेशन आ गया, वाओ। तो ये चंद मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या एल्डर इस यंग जनरेशन को टीज कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक ची कंडरसेशन स्टेज का कल्टीवेटर हैं, भला हम कैसे एल्डर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। तो एल्डर बोलते हैं कि कल्टीवेशन प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट काफ़ी टैलेंटेड है। ये सच है कि हमें तुम्हारे ट्रू फायर में इंटरेस्ट है, पर उससे कई गुना ज़्यादा हमें तुम्हारे काबिलियत पर इंटरेस्ट है। तो फिर ये चैन पूछता है कि एल्डर, अगर मैं हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट को ज्वाइन कर लूँ, तो क्या ऐसा है कि हम ग्रेट चू डायनेस्टी से कम्प्लीटली अलग हो जाएंगे और फ्यूचर में कभी भी ग्रेट चू के किसी भी अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो एल्डर जवाब देते हैं कि हमारा प्रोफाउंड सेक्ट ग्रेट चू के मेजर फोर्सेस के बीच किसी भी झगड़े के बीच नहीं पड़ता। ये रूल हमारा पास्ट के मास्टर्स ने ही बना दिया था, पर तुम्हें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से सोच लो और फिर जवाब देना, ये ऑफ़र तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। तो फिर ये चैन बोलता है कि अगर ऐसा है तो ये जूनियर आपको थैंक यू बोलना चाहता है, मैं वापस जाकर इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। इसके बाद ये चैन वहाँ से चला जाता है। तो उसे जाते देख एल्डर बोलते हैं कि चीफ मास्टर, ग्रेट चू में इससे भी कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, तो फिर आप इसे ही क्यों इनवाइट कर रहे हैं। क्या इसके पास ट्रू फायर है इसलिए। फिर दिखाया जाता है कि एल्डर जिससे बात कर रहे हैं वो वही इंसान है जिसका येचन हेल्प किया था, और ये चीफ मास्टर है, वाओ। और हम लोग कहाँ एक छोटा सा एल्डर सोच रहे थे। एनीवेज, फिर चीफ मास्टर बोलते हैं कि ऑफ कोर्स नॉट, ये लड़का जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। हालांकि इसका टैलेंट उतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ये दोनों से डिफरेंट है। और जो ट्रू फायर इसके पास है वो भी कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसका ब्लड, क्योंकि मास्टर चीफ येचन के ब्लड में डेमन ब्लड को देख लिए थे, जिसके बारे में किसी को अभी तक नहीं पता इनके सिवा, यहाँ तक कि खुद येचन भी नहीं जानता है। तो एल्डर पूछते हैं कि क्या हमें इंटेलिजेंट लॉर्ड से एडवाइस लेना चाहिए। तो चीफ मास्टर अपना पसीना पोंछते हुए बोलते हैं कि मैं तो उसे ढूंढना चाहता हूँ, पर वो काफ़ी रिलैक्स होकर मेरे ऊपर सेक्ट का जिम्मेदारी छोड़कर चली गई है, खुद आराम करने के लिए। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पर भटक रही होगी पागलों की तरह। फिर सीन शिफ्ट होता है और येचन को दिखाया जाता है, जहाँ झेन यंग सेक्ट के लोग येचन का पीछा कर रहे थे, और येचन भी इस बात को नोटिस कर लेता है और मनी मन सोचता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग
मुझे फॉलो कर सकते हो। इन लोगों ने तो मेरा बैकग्राउंड का पता लगाने की भी नहीं सोचा होगा। चलो आओ फिर मज़े करते हैं। और टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि ये यंग मास्टर झेन यंग सेक्ट का इंफॉर्मेशन पवेलियन का एक मेंबर था। जब ये यंग मास्टर किसी को स्टॉक करने वाला गेम खेल रहा था, तब तुम लोगों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। गाइस, स्टॉक करने का मतलब किसी का पीछा करना होता है, और यहाँ पर ये चन अपने बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये चन स्माइल करते हुए वहाँ से अचानक ही गायब हो जाता है, जिससे तो झेन यंग सेक्ट वाले बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये अचानक कहाँ गायब हो गया, और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा मामूली नहीं है। फिर जीनिंग बोलती है कि हो सकता है कि उसका कल्टीवेशन हम लोग से काफ़ी हाई हो, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इंटेलिजेंस कैटेगरी का मेंबर हो सकता है, इसलिए ऑर्डिनरी इंसान उसे हरा नहीं सकते। इधर येचन अपने रूम में बैठकर सोच रहा था कि 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स खर्च हो गए, ये बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, पर हुआ इस स्टाफ टेक्निक को सीख सकता है तो इसलिए चलेगा। फिर उस स्टाफ टेक्निक को निकाल के देखने लगता है, और कुछ देर देखने के बाद खुश हो जाता है और बोलता है कि 5 लाख स्पिरिट स्टोन सच में बर्बाद नहीं हुए। फिर बताया जाता है कि ये स्टाफ बिल्कुल एक स्पीयर की तरह है, मतलब कि एक भाला, और ये दोनों वेपन स्पिरिचुअल वेपन्स में सबसे हार्ड है मास्टर करना। और ये टियान गैंग स्टाफ एरे सिर्फ स्टाफ के डिटेल्स के बारे में नहीं बताता, बल्कि उसके बहुत सारे मेथड्स के बारे में भी बताता है। टियान गैंग स्टाफ एरे ऑफेंसिव और डिफेंसिव एरे में डिवाइडेड है। अगर इसे अच्छे से कल्टीवेट कर लिया जाए तो इसके सिर्फ स्टाफ शैडो एरे से ही एक स्ट्रॉन्ग एरे को बनाया जा सकता है, इसलिए ये डेफिनेटली एक प्रोफाउंड स्टाफ टेक्निक है। गाइस, एरे का मतलब जाल बिछाना होता है। जैसे महाभारत में युद्ध के वक्त दोनों पार्टी पहले व्यू रचता था, जैसे ईगल व्यू, स्नेक व्यू, ताकि सामने वाला को इस व्यू में फंसा कर मार दे, लाइक ए फॉर्मेशन मास्टर। मतलब कि अगर इस स्टाफ के टेक्निक्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए तो सिर्फ इसके परछाई से ही एक स्ट्रॉन्ग जाल को बनाया जा सकता है, जिससे किसी भी ओपोनेंट को आराम से हराया जा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय बाद का दिखाया जाता है, जहां येचन स्टाफ प्रोफाउंड टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था। जहां बताया जाता है कि टियान गैंग स्टाफ एरे स्टाफ शैडो मूव का यूज़ करता है ऑफेंसिव और डिफेंसिव एरे को क्रिएट करने के लिए। तो ये चैन सोचता है कि क्या ये सेम तरीका स्वॉर्ड में भी अप्लाई हो सकता है, जहां स्वॉर्ड के शैडो मूव का यूज़ करके ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव स्वॉर्ड एरे क्रिएट हो सके। हेवेंस के अंदर आने वाले सभी वेपन्स का खुद का अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, पर सबका एंड सेम होता है। स्पीयर, स्वॉर्ड, बो, एक्सेस, स्टाफ, सभी वेपन्स एक जैसे ही हैं। अब जब एंसेस्टर्स ने टियान गैंग स्टाफ एरे के बारे में पता लगा लिया, तो मैं भी अब टियान गैंग स्वॉर्ड एरे के बारे में पता लगाऊंगा। वैसे टाइम प्रॉब्लम नहीं है, बस समझने का ज़रूरत है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और ऑक्शन हॉल को दिखाया जाता है, जहां बताया जाता है कि पहले दिन स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स का ऑक्शन किया गया, दूसरे दिन प्रोफाउंड टेक्निक्स, और आज तीसरे दिन स्पिरिचुअल पिल्स का ऑक्शन किया जाएगा। इसी के साथ येचन और फैटी को दिखाया जाता है, जो आपस में बातें कर रहे थे कि आज का ऑक्शन होने वाला स्पिरिट पिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि आज का फाइनल पिल्स ग्रेट चू के फ्यूचर स्ट्रक्चर को बदल दे। ऐसा है क्या? फिर फैटी पूछता है कि क्या तुम्हें हेवनली इमॉर्टल स्टेज के बारे में पता है क्या? तो येचन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हेवनली इमॉर्टल 6th स्टेज है और साथ ही पीक कल्टीवेशन बेस भी है। इसके अलावा जो कोई भी हेवनली इमॉर्टल होगा उसे कई हजारों सालों तक कोई रोक नहीं पाएगा। फिर फैटी पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सबसे लास्ट में कौन सा पिल ऑक्शन किया जाने वाला है? नहीं, वो हेवनली इमॉर्टल पिल है। ये फिर फैटी बोलता है कि ग्रेट चू में बहुत सारे मेजर फोर्सेस हैं, जिसके बहुत सारे लोग हाफ स्टेप इमॉर्टल स्टेज में हैं और बहुत सारे लोग हाफ स्टेप इमॉर्टल स्टेज के पीक पे हैं,
और बहुत लोग हेवनली इमॉर्टल के स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और जो भी लोग हाफ स्टेप हेवनली स्टेज में हैं, वो सभी लोग इस पिल के मदद से हेवनली इमॉर्टल स्टेज में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। बस देखते जाओ, आज का ऑक्शन बहुत ही सीरियस होने वाला है। मेजर फोर्सेस के एंसेस्टर्स और जियोन फैमिली के एंसेस्टर्स दोनों का ज़िंदगी अभी कुछ और साल बाकी है, इसलिए ये दोनों ही इस पिल का यूज़ करके हेवनली इमॉर्टल स्टेज में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, मानो बस एक चम्मच सूप पीने के जैसे। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो लोग हाफ स्टेप इमॉर्टल स्टेज में होते हैं, वो लोग 500 साल तक जी सकते हैं, लेकिन हेवनली इमॉर्टल वाले 1000 साल तक जी सकते हैं। तो खुद सोचो कि अगर कोई इंसान इतने लंबे समय तक जीता है, तो क्या वो पागल नहीं हो जाएगा? बहुत ही अजीब है ना? और क्या तुमने नोटिस किया कि आज के ऑक्शन में उन प्राइवेट रूम्स में कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी अपना भेष बदल कर क्राउड के बीच फर्स्ट फ्लोर में छुप गए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। तो ये चैन पूछता है कि ऐसा क्यों? तो फैटी बोलता है कि हेवनली इमॉर्टल पिल बहुत प्रीसियस है। भला कौन इतना गधा होगा कि दूसरों को पता चलने दे कि वो हेवनली पिल किसके पास है? मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, पर अगर आज लोगों को पता चल जाए कि ऑक्शन होने वाला पिल को लेने वाला फोर्स ब्लड थर्स्टी पैलेस है, तो उनका पीछा किया जाएगा कई फोर्सेस के द्वारा और उन्हें मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर उन्हें मार ना सके तो भी ग्रेट चू के फोर्सेस जल्द ही एक साथ हो जाएंगे और ब्लड थर्स्टी पैलेस पर अटैक कर देंगे। और तो और, अगर 3 मेन सेक्ट्स या कोई मेजर कल्टीवेशन फैमिली भी किसी तरीके से हेवनली इमॉर्टल पिल को पा लिए, तो भी चीज़ें बिल्कुल सेम होगा। तो ये चैन बोलता है कि इसका मतलब है कि आज ऑक्शन होने के बाद यूमिंग ब्लैक मार्केट के बाहर फाइट होना तय है, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो फैटी बोलता है कि हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। आज के ऑक्शन में सारे ही मेजर फोर्सेस अपना बेस्ट करेंगे अपना लुक्स और अपनी की को छुपाने के लिए, ताकि कोई गलती से भी उन्हें पहचान ना सके। फिर ये चैन पूछता है कि जिस दिन हेवनली इमॉर्टल पील का ऑक्शन किया जाएगा, उस दिन ये सब सिर्फ मेजर सेक्ट्स को आपस में लड़वाने का कोई प्लान जैसा नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट का 2 चेहरा है। तो फैटी बोलता है कि छोड़ो इस बात को, लोग ऐसे भी कुछ भी करने को तैयार हैं हेवनली इमॉर्टल पिल पाने के लिए। ये पहले से ही काफ़ी अच्छा है। तुम इस पिल को खरीद सकते हो या नहीं, ये तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। साथ ही तुम इसे अपने साथ वापस सेफली ले जा पाते हो या नहीं, ये भी तुम्हारी एबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा कि तुम इस पिल को खरीदो ही, राइट? फिर ये चैन बोलता है कि अगर सिचुएशन को देखा जाए तो सभी मेजर फोर्सेस के स्ट्रांग लोग पहले से ही यूमिंग ब्लैक मार्केट के बाहर छुपे हुए हैं, तो सभी के पास उनके स्ट्रांग मेंबर होने की वजह से यहाँ पर कोई भी कमज़ोर नहीं रहा। तो फैटी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम स्टूपिड नहीं हो। फिर ये चैन अचानक ही फैटी को गले से पकड़ता है और खींचते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर क्यों बात कर रहे हैं, जब ऑक्शन पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ स्ट्रांग लोग आपस में लड़ेंगे। हम दोनों के जैसे छोटे चींटी का काम नहीं है यहाँ, जो 1 मिनट में ही मार दिया जा सकता है। तो फैटी भी चिढ़ते हुए बोलता है कि डैम बॉय, तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। सभी लोग हेवनली इमॉर्टल पिल लेने में बिजी हैं, भला किसे हमारा फिक्र होगा। इसी के साथ ऑक्शन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट पिल को दिखाया जाता है, जो कि बोन कंस्ट्रक्टिंग पिल है। और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम टूटे हुए हड्डियों को दोबारा से जोड़ना है। इसका स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस 50,000 स्पिरिट स्टोन्स है। इसी के साथ वहाँ बैठे लोग बिडिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ कोई 60,000, तो कोई 80,000, तो कोई 1 लाख, तो कोई 1.5 लाख का बोली लगाता है। और इसी के साथ होस्ट सबसे पूछने लगते हैं कि क्या कोई इससे आगे बोली बढ़ाना चाहता है, तो कोई भी कुछ नहीं बोलता, इसलिए इस पिल को ब्रदर टाई को दे दिया जाता है। फिर सेकंड आइटम को दिखाया जाता है, जिसका नाम है मैरो क्लींजिंग पिल। इसका भी बिडिंग प्राइस 50,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होता है। इसी के साथ सबसे पहले बोली लगाता है फैटी, जो कि 60,000 लगाता है। ये देखकर येचन तो शौक ही हो जाता है और पूछता है कि तुम क्या करोगे
मैरो क्लींजिंग पिल का। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये पिल नहीं दिया है? तो फैटी बोलता है कि मुझे ये मेरी वाइफ के लिए चाहिए। ये सुनकर तो ये चन और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे जैसे मोटे की भी वाइफ है? ही, भला ऐसी कौन सी लड़की है जो तुमसे डोमिनेट हो गई? तो फैटी चिढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। इसी के साथ वहाँ बैठे लोग भी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ कोई 1 लाख, तो कोई 1,10,000, तो कोई 1.5 लाख का बोली लगा देता है। ये सुनकर तो फैटी का मुंह से ब्लड ही निकल जाता है और एक पचका हुआ बैलून की तरह फिर से टेबल पर आके गिर जाता है। ये देखकर येचन हंसने लगता है और बोलता है कि अगर तुम इस पिल को नहीं ले सकते तो इसे रहने दो। तुम्हारी वाइफ का मैरो क्लींजिंग मुझे हैंडल करने दो। तो फैटी एक्साइटेड होते हुए पूछता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो फैटी को ऐसे एक्साइटेड होते देख येचैन भी हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे ट्रू फायर से मैरो को क्लीन करना क्या इस मैरो क्लींजिंग पिल से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? इससे खुश होकर फैटी भी येचैन को थम्स अप दिखाने लगता है। इसी के साथ सेकंड पिल भी उस आदमी को दे दिया जाता है जिसने 1.5 लाख का बिड लगाया था। फिर थर्ड और लास्ट आइटम को निकाला जाता है जिसका नाम है हेवनली इमॉर्टल पिल। ये देखकर तो सबका आंख में चमक ही आ जाता है और बताया जाता है कि सभी जानते हैं कि हेवनली पिल से आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं हेवनली इमॉर्टल स्टेज में, पर आप ब्रेक थ्रू कर पाते हैं कि नहीं ये आपका नसीब पर डिपेंड करता है। और इसका बिडिंग प्राइस 5 लाख स्पिरिट स्टोन से शुरू होगा और हर बार बोली 10,000 एक्स्ट्रा स्पिरिट स्टोन से बढ़ेगा। मतलब कि अगर कोई 50,000 लगाता है तो दूसरा को कम से कम 60,000 लगाना पड़ेगा। इस प्राइस को सुनकर तो सबका होश ही उड़ जाता है। इसी के साथ लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ कोई 5,50,000, तो कोई 6 लाख, तो कोई 8 लाख तक लगा देता है। तो एक कमेंट करते हुए बोलता है कि सिर्फ 8 लाख स्पिरिट स्टोन से इमॉर्टल पिल लेना चाहते हो? मैं पूरे 1 मिलियन दूंगा। तो बाकी लोग भी जोश में आकर और बोली लगाने लगते हैं। जहाँ कोई 1 मिलियन 1 लाख लगाता है तो कोई 1 मिलियन 3 लाख लगाता है, तो कोई सीधा 2 मिलियन ही लगा देता है। ये सब देखकर येचन और फैटी तो बहुत शौक हो जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि अगर मैं 2 मिलियन को एक जगह इकट्ठा करूँ तो शायद एक छोटा सा माउंटेन ही बना पाएंगे। तो येचन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि 8 मिलियन से नीचे कोई इमॉर्टल पिल को ले सकता है। फिर फैटी बोलता है बिग फैमिलीज और सेक्ट्स के पावर हाउसेस अभी तक पार्टिसिपेट भी नहीं किए हैं, वो लोग ही मेन फोर्स हैं। इधर लोग बोली को और आगे बढ़ाते हुए 2 मिलियन 3 लाख लगा देते हैं। तो कोई 2 मिलियन 5 लाख, तो कोई सीधा ही 5 मिलियन पर पहुंच गया। ये अमाउंट सुन के तो फैटी का हालत ही बुरा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि 5 मिलियन। तो ये चैन भी उससे बोलता है कि इसमें इतना शौक होने वाला कौन सा बात है, ये ज़रूर तुम्हारी ही जियोन फैमिली होगी। ऑफ कोर्स अब मेजर फोर्सेस पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुकी है। इधर बोली और आगे भाग चुका है, जहां कोई 5 मिलियन 5 लाख से सीधा 6 मिलियन 5 लाख तक पहुंच चुका है। इधर फैटी मुंह बनाते हुए बोलता है कि मेरा जियोन फैमिली का हो गया अब। तो ये चैन भी उसको हिम्मत देते हुए बोलता है कि तुम्हारे जियोन फैमिली 6 मिलियन 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट बहुत आराम से दे देगा। फिर फैटी भी बोलता है कि हाँ ज़रूर दे सकता है, पर हेवनली इमॉर्टल पिल के लिए मेरा जियोन फैमिली का प्रॉपर्टी लगभग ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक जुआ है और हम जुआ में सब कुछ नहीं हार सकते। तो ये चैन बोलता है कि क्या ओल्ड मैन यांग यानी होस्ट ने नहीं बताया था कि इमॉर्टल पिल से ब्रेक थ्रू कर पाना ये सिर्फ तुम्हारे नसीब पर डिपेंड करता है, इसलिए आप हेवनली इमॉर्टल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे कि नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता। सो चिल। फिर फैटी बोलता है कि अगर हम इमॉर्टल पिल ले भी ले तो भी इसे अपने घर ले जा पाएंगे कि नहीं पता नहीं, और अगर ले भी जा पाएँ तो भी कंफर्म नहीं है कि मेरे एंसेस्टर्स हेवनली इमॉर्टल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे कि नहीं। इधर बोली लगते हुए 7 मिलियन से सीधा 8 मिलियन पहुंच चुका है। फिर ये चंद सोचता है कि 3 मेन सेक्ट्स और ब्लड थर्स्टी पैलेस के पैसा अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा। तभी कोई 9 मिलियन 5 लाख लगा देता है, जिसे सुनकर तो सब शॉक हो चुके थे।
इतना भी कम था कि कोई सामने से आते हुए 10 मिलियन लगा देता है। ये सुनकर तो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गया और सभी सोचने लगते हैं कि ये 3 सेक्ट्स और 1 हॉल में से किसका पावर हाउस होगा। इधर होस्ट बोली का लास्ट कॉल करते हुए पूछते हैं कि क्या कोई इसे आगे और लगाना चाहता है, तो सबको मानो सांप ही सूंघ गया हो। एक्सट्रीमली साइलेंस। फिर जब देखा जाता है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो ये पिल उस आदमी को दे दिया जाता है जिसने 10 मिलियंस लगाया। फिर वो आदमी उस पिल को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिससे सब बस जाते हुए देख रहे थे, अपना येचन और फैटी भी। सभी बुरा लोग उस पर नज़र रखा हुआ था। फिर अचानक ही वो वहाँ से उड़कर जाने लगते हैं। ये देखते ही बाकी सब भी उनका पीछा करने लगे। फिर ये चैन बोलता है कि इनको देख के तो लगता है कि ये सेफली इमॉर्टल पिल को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। तो फैटी बोलता है कि बाहर इनके और भी लोग होंगे। तो ये चैन बोलता है ये जरूर ब्लड थर्स्टी पैलेस होंगे जो ग्रेट चू के 3 सेक्ट्स को डोमिनेट कर सकते हैं। फिर फैटी बोलता है कि यहाँ से निकलो पहले, वरना इनके फाइट में हम सिर्फ एक मीट का सोर्स बन जाएंगे एक्सीडेंटली। फिर ये दोनों हेवनली वॉक तलिस्मान का यूज़ करके वहाँ से भाग जाते हैं और सीधा जंगल में आकर रुकते हैं। फिर फैटी ज्ञान देते हुए बोलता है कि जब भी किसी डेंजर से सामना हो तो पहले हेवनली वॉक तलिस्मान का यूज़ करना, फिर 1000 ट्रेवल तलिस्मान का यूज़ करके भाग जाना। ये सभी लोग इस वक्त इमॉर्टल पिल के पीछे पड़े हुए होंगे। हमारा पीछा कौन ही करेगा इस वक्त। तभी ये चैन बोलता है कि मुझे क्यों बुरी फीलिंग आ रही है। तो फैटी बोलता है कि जस्ट फॉलो मी एंड आई प्रॉमिस कि तुम सेफ रहोगे। इतना बोलना ही था कि इन दोनों के आगे एक ब्लास्ट हो जाता है। लोल, पता नहीं ये मानवा चल रहा है या फनी मूवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ब्लास्ट को देखकर तो ये दोनों ही काफ़ी डर गए थे और ऊपर देखते हुए बोलते हैं कि फाइट शुरू हो गया। तो फैटी बोलता है कि क्या हम इस एक्साइटेड फाइट को देखें क्या। तो ये चैन बोलता है कि पागल मत बनो, ये एक ब्लडी फाइट है, हम दोनों सिर्फ इनके अटैक्स का खाना बनेंगे। इतना बोलना ही था कि ये दोनों फिर से डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये फाइट हमारे इतने करीब क्यों आ गया। इधर दिखाया जाता है कि कुछ लोग उस बूढ़े आदमी से लड़ रहे होते हैं, जिससे वो आदमी बचने का कोशिश कर रहा था। पर इतने में ही एक लड़का उन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे उस आदमी का बैग कट के उस लड़के के हाथ में आ जाता है, जिसमें शायद हेवनली पिल रखा हुआ हो। वैसे हम होते तो उसमें नहीं रखते। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। उस बैग को देखकर तो वो लड़का काफ़ी खुश हो जाता है, पर तभी उससे कोई बोलता है कि क्या तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो, तो फिर मरो अब। इतना बोलकर उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे आसमान में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। ये सब होता देख येचन और फैटी दोनों देख रहे थे, पर तभी उनका ध्यान जाता है कि एक आग का गोला उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखकर तो उन दोनों का बुरी तरीके से फट जाता है, जो सीधा आकर उन दोनों के पास गिरता है, जिससे ये दोनों पेड़ तोड़ते हुए फेंका जाते हैं। येचन का तो हालत ही बुरा हो जाता है और उसके मुंह से तो ब्लड ही आने लगता है। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए उठता है और बोलता है कि डैम, पूरे बीस्ट है ये लोग। इसी के साथ येचन का कम्युनिकेशन करने वाला तलिस्मान चमकने लगता है, जिसमें फैटी का कॉल आ रहा था। फिर फैटी बोलता है कि बॉय, तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुनकर तो येचन गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम जल्दी से मर के नर्क चले जाओ। तुम्हें मैंने कहा था कि जल्दी से यहाँ से निकलो, पर तुम्हें तो यहाँ रुकना था। अब तुम्हारी वजह से हम मरते मरते बचे। तो फैटी बोलता है कि बकवास बंद करो और जल्दी से वहाँ से निकलो, वहाँ ज़्यादा देर मत रुको। तुम वेस्ट जाओ, हम ईस्ट जाते हैं और दोनों हैंग यू सेट में मिलेंगे। जस्ट बी केयरफुल। तो ये चैन बोलता है कि सेम टू यू, पर तुम खुद को जलने देना दूसरों के आग में, हरामखोर।
इसके बाद ये चैन अपने पैरों में एक तलिस्मान को चिपकाने लगता है और बोलता है कि भाई अब सब तुम पर है, संभाल लेना। जो बताया नहीं जाता कि कौन सा तलिस्मान है, पर शायद ये हेवनली वॉक तलिस्मान हो सकता है। पर इससे पहले कि ये चैन वहाँ से निकलता, कोई उससे बोलता है कि मुझे इस जगह से निकालो। फिर जब ये उस आवाज़ की तरफ देखता है तो पाता है कि कोई आसमान से गिर रहा है और उसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि सिर्फ फायर ही दिख रहा है। पर जब वो आग हटता है तब देखता है कि ये तो वही आदमी है जिसके पास हेवनली इमॉर्टल पिल था। उसे देखकर सोचता है कि इसके पीछे और भी लोग आएंगे, जल्दी ही ये जगह बैटलफील्ड बन जाएगा, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। फिर वो आदमी देखता है कि दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं, एक आदमी ड्रैगन पर तो दूसरा सांड पे बैठ के आ रहा है। वैसे ड्रैगन पर तो मुझे समझ आता है, पर सांड पे साला ये लोग सांड को भी नहीं छोड़ा। हद हरामी लोग हैं यार। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर उन लोगों को अपने तरफ आते देख ये चैन का तो फट के 50 हो जाता है। फिर देखता है कि बहुत सारे लोग उस आदमी को घेर लेते हैं और उससे हेवनली इमॉर्टल पिल मांगने लगते हैं। गाइज यहाँ पर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पिल तो एक लड़का ले लिया था ना, तो यहाँ बताना चाहेंगे कि उस लड़के के पास नहीं है पिल, क्योंकि उस पर कुछ लोग अटैक कर दिया था और शायद उसी में उसके हाथ से वो बैग छीन लिया गया होगा। और हो सकता है कि सभी को ये बात नहीं पता होगा कि इसका बैग इसके पास नहीं है, इसलिए इसका अभी भी पीछा कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि इसे वापस इसका बैग मिल गया हो। क्लियरली अभी तक बताया नहीं गया है, इसलिए कंफर्म होके कुछ नहीं कह सकते। चलिए आगे देखते हैं। फिर आदमी हंसने लगता है और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और बोलता है कि भीड़ तो आ चुकी है, अगर हिम्मत है तो ले लो आके, अगर ले सको तो। ये सुनकर वो लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसे धमकी देते हुए पूछते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो। और इसी के साथ वो तीनों एक साथ अपने पावर से उस पर अटैक कर देते हैं। पर वो आदमी अपने शील्ड की वजह से इनके अटैक से सेफ था। पर तभी ये चैन देखता है कि उन लोगों का अटैक रिफ्लेक्ट होके उसी के तरफ आ रहा था। ये देखकर तो ये चैन का फट ही जाता है और सीधा वो अटैक आके ये चैन पर फट जाता है। पता नहीं ये साला ये चैन का नसीब कौन सा कुकुर मुत्ता से लिखा था कि कोई कुछ भी करे उसका फल सीधा इसी के सिर पे आके गिरता है। इधर फिर ये चैन को दिखाया जाता है जो जमीन के अंदर गड़ गया था और सिर्फ उसका एक हाथ ही बाहर था जो मदद मांगने के लिए था। फिर किसी तरह वहाँ से निकलते हुए गुस्से में बोलता है कि ये लोग सच में मुझे मारना चाहते हैं। इधर वो आदमी अभी भी अपने शील्ड के अंदर ही था जिस पर वो सभी लोग लगातार हमला किए जा रहे थे और आखिरकार उस आदमी का शील्ड टूट ही जाता है और वो पीछे फेंका जाता है, जिससे उसे काफ़ी चोट लग जाता है। पर फिर भी हिम्मत करते हुए उठता है और बोलता है कि अगर तुम लोग अकेले लड़ो तो ये ओल्ड मैन तुम लोग से नहीं डरता। और इस बार तो ये चैन डर के मारे पत्थर के पीछे ही छुप जाता है कि क्या पता बाबा ये लोग दोबारा से ज़मीन में गाड़ दे मुझे। इधर वो आदमी फिर से उन लोगों के साथ फाइट करने लग जाता है। फिर उनमें से एक बोलता है कि क्या तुम भागना चाहते हो, पर इतना आसान नहीं है। और इसी के साथ वो अपने पावर्स को बढ़ाते हुए एक पावरफुल अटैक करता है जो कि सीधा उस आदमी के चेस्ट पर जाकर लग जाता है, जिससे वो ब्लॉक ही नहीं कर पाता और इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वो लिटरली पीछे फेंका जाता है। और ये चंद नीचे बैठे बैठे ये सब देख रहा था कि वो आदमी दोबारा से आसमान से नीचे गिर रहा है और सोचता है कि शुक्र है इस बार हम वहाँ नहीं हैं, मेरे ऊपर नहीं गिरेगा इस बार। और जब वो गिर रहा था तब उसका बैग और इमॉर्टल पिल का बॉक्स दोनों साथ ही गिर जाता है, जिससे एक लड़का खुश होते हुए पकड़ लेता है। पर जैसे ही वो उस बॉक्स को पकड़ता है कोई उस पर बहुत ही डेडली अटैक करता है, जिससे लिटरली वो बहुत मरने वाला हालत में आ जाता है। और ये देखकर तो ये चैन का बहुत बुरी तरीके से फट जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये लोग पागल हो गए हैं, ये लोग पागल हो गए हैं। इधर वो सभी लोग बॉक्स के पीछे बुरी तरीके से पड़े हुए थे, जो एक सेकंड के लिए बॉक्स को खुद से दूर नहीं होने दे रहे थे और ना ही किसी को हाथ लगाने दे रहे थे। तभी कुछ लोग मारे जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देखकर ये चैन बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है कि हुनफे मारा गया। गाइस शायद हुनफे उस आदमी का नाम था जिसके पास इमॉर्टल पिल था। तभी एक शॉर्ड को दिखाया जाता है
जो आसमान से गिर रहा था, जो सीधा गिरते हुए फिर से ये चैन पर गिरता है। पर उसका नसीब अच्छा था इस बार कि उसके थोड़ा पीछे गिरता है, वरना इसका तो गेम आज हो ही गया था। फिर जब ये चैन उस स्वॉर्ड को देखता है तो खुश हो जाता है और बोलता है कि इसका ग्रेड बुरा नहीं है, मतलब कि हाई क्वालिटी का स्वॉर्ड है, अच्छा है, फिर से बेनिफिट हो गया। पर जैसे ही वो उस स्वॉर्ड के पास जाता है तो देखता है कि उसमें हेवनली इमॉर्टल पिल का हाफ टुकड़ा छुपाया हुआ है, जिसे देखकर तो ये चैन इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसे अपने नसीब पर यकीन ही नहीं होता। फिर बोलता है कि शायद वो आदमी इस पिल को दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया होगा, एक टुकड़ा उस बॉक्स में होगा और एक टुकड़ा इस तलवार में छुपा दिया होगा। इधर ये चैन खुश होकर बोलता है कि चलो अब इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और यहाँ से निकला जाए, वैसे भी कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जैसे ही उस पिल बॉक्स को ओपन करता है तो देखते ही शॉक हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि आसमान में बहुत ही ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर सभी लोग वहां से दूर भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि पता नहीं कैसे उस बॉक्स में 9 हेवनली थंडर तलिस्मान आ गया। उस बॉक्स में हेवनली इमॉर्टल पिल नहीं है, हमें ठगा गया है। लगता है उस पिल को बहुत पहले ही हमसे दूर ले जाया गया है। हम लोग आधी रात से लड़ रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिला। चलो अब ये सब खत्म हुआ, कोई नहीं जानता कि इमॉर्टल पिल कहाँ है इस वक्त, और अगर हम उसे ढूंढने निकले तो ये बिल्कुल एक घास में सुई को ढूंढने के बराबर होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्लड थर्स्टी पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ कोई चौंकते हुए चिल्लाता है कि क्या आधा इमॉर्टल पिल गायब है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हाफ इमॉर्टल पिल थर्ड एल्डर के पास था और उन्हें माउंटेन में घेर लिया गया था, जिस वजह से उनका बॉडी और स्पिरिट दोनों डिस्ट्रॉय हो गया और उन्हीं के साथ हाफ इमॉर्टल पिल भी गायब हो गया। तो इसे कोई गाली देते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, उसे ढूंढो, ज़रूरत पड़े तो सारा ग्रेट चू को सर्च करो, पर मेरा इमॉर्टल पिल का दूसरा हाफ ढूंढ कर लाओ। इसी के साथ वो अपना खतरनाक और बहुत ही डरावना आंख दिखाते हुए बोलता है कि मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या होता है जब कोई मेरे ब्लड थर्स्टी पैलेस से उलझता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और एक गुफा के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ ये चंद उस हाफ इमॉर्टल पिल को देखते हुए बोल रहा था कि क्या लक है, ये वही पिल है जिसके लिए ऑक्शन में मेजर फोर्सेस ने एक दूसरे के साथ लड़ाई की, बल्कि ये स्काई रॉकेटिंग हाई प्राइस 10 मिलियंस में सोल्ड हुआ। उसके बाद ऑक्शन हॉल के बाहर 4 पावर हाउसेस के बीच फाइट भी हुआ, और तो और कई लोग मारे भी गए, और एंड में इसे हम हाथ में पकड़े हुए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हम ग्रेट चू का पूरा फ्यूचर अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तभी ये चैन को कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो जब गुफा से बाहर निकलकर देखता है तो जी निंग को अपने सामने पाता है, और उसे देखकर तो वो शॉक ही हो जाता है और सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्या हमारे डेस्टिनी में यही होना लिखा है। पर इन दोनों के लव स्टोरी के बीच फिर से विलन आ गया, जिसके वजह से ये दोनों बिछड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि लूजी है, जो जीनिंग का पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है और बोलता है कि जीनिंग, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, स्टॉप स्ट्रगलिंग, तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकती। इधर येचन का तो हालत ही बुरा हो चुका है इन दोनों को साथ में देखकर, और बोलता है कि दुश्मन और लवर दोनों एक ही साथ, क्या मुसीबत है। इधर जीनिंग लूझी से बोलती है कि नीच कहीं के, अगर तुम मेरे अगेंस्ट अपना घटिया प्लानिंग्स ना किए होते तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते थे। तो लूझी बोलता है कि इस ब्रदर का अफेक्शन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है, भला तुम्हारे अगेंस्ट कैसे गंदे प्लानिंग्स कर सकता है। इसका बकवास सुनकर जीनिंग का सब्र का बांध ही टूट जाता है और उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिसे लूजी बहुत आराम से डॉच कर लेता है और बोलता है कि तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही हो, और इसी के साथ अपना एक अटैक लॉन्च कर देता है, जिससे जी निंग के हाथ से स्वॉर्ड छूट जाता है और साथ ही इसके विंड अटैक में फंस जाती है। फिर लूजी बोलता है कि जब तक तुम मुझसे भीख नहीं मांगोगी तब तक मैं नहीं रुकने वाला और तुम्हें ऐसे ही दर्द देता रहूँगा। पर जी निंग कोई फॉरबिडन टेक्निक को यूज़ करती है, जिसके वजह से उसके अटैक से बच जाती है।
पर जीनिंग को ऐसा करते देख ये चेन बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि इस फॉरबिडन आर्ट को यूज़ करने से यूज़र का लंबा उम्र घट जाता है। पर जीनिंग यहीं पर नहीं रुकती, वो एक और सीक्रेट अटैक लॉन्च कर देती है जिसका नाम है स्नो चिलिंग फ्लावर लोटस, जिसके अटैक से जीनिंग के आसपास एक स्नो लोटस बन जाता है जिसमें से बहुत सारे शार्प आइसेस निकलते हैं जो लूजी को हिट करने लग जाता है। पर लूजी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपना हॉलिंग विंड एक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने सीक्रेट आर्ट से हरा सकती हो। और इसके हॉलिंग विंड का पावर बहुत ज़्यादा था जिस वजह से जीनिंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर येचन तो ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए दीवार पर हाथ मारते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल सच है कि अच्छे लोग कम जीते हैं और बुरे लोग का उम्र हजारों साल होता है। मैंने इसे सिर्फ 2 महीने तक नहीं देखा और ये कोर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। इधर लूजी दोबारा से एक और अटैक को एक्टिवेट करता है और अपने 2 फिंगर से उसे लॉन्च कर देता है, जिससे एक स्पिरिचुअल बीम बनता है जो सीधा जीनिंग के लेफ्ट हैंड में जाकर लग जाता है, जहाँ से काफ़ी खून निकलने लगता है। ये देखकर तो ये चैन डर ही जाता है और सोचता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं बचा है, हम बस लूजी के साथ अपना ग्रजेस सेटल करना चाहते हैं। तुम्हारा और मेरा चैप्टर बिल्कुल ख़त्म है। इधर लूजी जीनिंग के ऐसे हालत पर पागलों की तरह हंसे जा रहा था और उसके पास आते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम अब मेरी बातें मानोगी, अगर तुम नहीं भी चाहती हो तो भी तुम्हें मानना पड़ेगा। अपना ये हालत देखकर जीनिंग खुद से बोलती है कि ऐसा मौत बहुत शर्मनाक है, इससे अच्छा तो मैं खुद ही खुद को मार लूँ, और अपना एक अटैक एक्टिवेट करने लगती है खुद को मारने के लिए। जीनिंग को ऐसा करते देख लूजी उससे बोलता है कि तुम मरना चाहती हो, पर तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है क्या। इधर जीनिंग खुद पर अटैक शूट करने ही वाले थी कि इतने में कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर तो जीनिंग शॉक ही हो जाती है। फिर वो लड़का उसे कमर से पकड़ता है और वहाँ से उड़ते हुए दूसरी जगह ले जाता है। ये देखकर तो जीनिंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर दिखाया जाता है कि ये अपना येचन है जिसने इसे बचाया है, और वो अपना फेस पर वही मास्क भी लगा लिया है ताकि जीनिंग इसे पहचान ना सके। पर जीनिंग इसे पहचानती थी एज ए येचन नहीं, बल्कि एज ए वो पर्सन जो ऑक्शन में एल्डर वू से भिड़ रहा था और जिसके बारे में पता लगाने के लिए एल्डर वू ने इन लोगों को बोला था। इधर लूजी फिर से इन दोनों के पास आ जाता है और येचन को देखकर बोलता है कि एक ची कंडेंसेशन स्टेज वाला बच्चा, तो तुम एक खूबसूरत लड़की को बचाकर हीरो बनना चाहते हो, तो ठीक है, फिर साथ में ही मरो। और इतना बोलकर वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है इन दोनों की तरफ, जो एक बिल्कुल एक पर्पल फ्लेम की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर ये चैन जीनिंग से थोड़ा सा दूर हट जाता है और अपना ट्रू फायर को रिलीज करते हुए माउंटेन फिस्ट का यूज़ करता है, जिससे इन दोनों का अटैक्स आपस में टकराता है, जिसके इम्पैक्ट से ये दोनों पीछे फेंका जाता है। फिर लूजी बोलता है कि मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया ची कंडेंसेशन वाले लिटिल ब्रदर। तो ये चैन बोलता है कि अगर तुम मुझे अंडर एस्टिमेट किए तो बहुत बुरी मौत मरोगे, तुम ना ही ज़्यादा और ना ही कम, बस एक एवरेज कोर फॉर्मेशन स्टेज वाले चूतिया हो। ये चुनकर तो लूची का पिछवाड़ा ही जल जाता है और बोलता है कि एक पकने वाले बतख का मुंह इतना बड़ा। और इतना बोलने के बाद अचानक से ही अपने फैन से बहुत सारे लेज़र अटैक्स कर देता है, जिससे बहुत सारे लेज़र बीम्स निकलने लगते हैं जो सीधा येचन की तरफ बढ़ने लगता है। पर येचन इन अटैक्स को बहुत आसानी से अपने स्पीड का यूज़ करते हुए डॉज कर लेता है। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो वो लूजी के रडार में आ जाता है, तो लूजी उस पर एम लगाते हुए फिंगर्स से अटैक कर देता है, जो सीधा येचन के शोल्डर को हिट कर जाता है, जिससे येचन को बहुत दर्द होने लगता है। पर फिर भी वो वहाँ नहीं रुकता और अपना राइट आर्म में फायर फिस्ट को बनाता है और लूजी के मुंह पे दे मारता है, जिससे लूजी का हाफ फेस का तो शेप ही चेंज हो जाता है। ये देखकर तो जीनिंग बहुत शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि एक ची कंडेंसेशन वाला कोर फॉर्मेशन वाले को हिट कर दिया। इधर लूजी ये चैन के पंच का इम्पैक्ट को संभाल नहीं पाया,
और सीधा जाके एक पत्थर से टकरा जाता है। ये देखकर तो वो सदमे में ही चला जाता है। फिर गुस्से में आते हुए एक अटैक को लॉन्च कर देता है और बोलता है कि डैम यू, मुझे बहुत सारे लोग मरा हुआ देखना चाहते हैं, पर तुम सिर्फ एक छोटे बच्चे हो। इसका अटैक को देखकर ये चैन भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसे काउंटर करने के लिए अपने स्वॉर्ड से एक स्लाइस लगा देता है। पर अपने अटैक को काउंटर होता देख लूजी येचन पर एक पाम अटैक कर देता है, जो सीधा येचन के चेस्ट के तरफ जा रहा था। पर जैसे वो अटैक लगता, उससे पहले ही येचन उसका हाथ पकड़ लेता है और एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देता है और बोलता है कि ये ले पहले, और एक लात चिपका देता है उसके पेट में। फिर ऊपर जंप लगाता है और लिटरली उसके मुंह को अपने पैर से चीप देता है। भाई इतना बेइज्जती वाला मार मार रहा है कि क्या बोले। इधर जीनिंग ये सब देखकर सोचती है कि ये सिर्फ ची कंडेंसेशन स्टेज में है, फिर भी इसके पास इतना खतरनाक क्लोज कॉम्बैट प्रोफाउंड टेक्निक है। पर इतने में ही लूजी येचेन का पैर पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा के पटक देता है और बोलता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे और कोर फॉर्मेशन स्टेज के बीच कितना बड़ा गैप है। टाइगर्स अपने ताकत का शो ऑफ नहीं करते, वो इसे एक बीमार बिल्ली की तरह मानते हैं। इससे पहले कि ये कुछ और बकवास करता, अचानक ही ये चन को हवा में देखता है, जिससे ये शॉक हो जाता है और देखता है कि ये चन एक हेवनली थंडर तलिस्मान का यूज़ कर रहा है, जिसके वजह से चारों तरफ थंडर का मानो मेला लग गया हो, जो लगातार लूजी पर बरसे जा रहा था। ये देखकर तो जीनिंग भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि तो ये हैंग यू सेट से है। इधर लूजी का तो हालत ही बुरा हो चुका है, उसके मुंह से ब्लड ही ब्लड निकल रहा है, फिर भी वो खड़ा रहता है, जिसे देखकर येचन काफ़ी शॉक हो जाता है और बोलता है कि हेवनली थंडर तलिस्मान से हिट होने के बाद भी खड़ा है, एक ट्रू कोर फॉर्मेशन स्टेज पर्सन। नाइस। इधर लूजी बिना टाइम वेस्ट किए एक स्पिरिट वेपन को समन कर लेता है, जो बिल्कुल उस पगोड़ा वेपन की तरह दिख रहा है जो ऑक्शन में सेल हो रहा था। फिर अपने वेपन को यूज़ करते हुए येचन पर अटैक कर देता है, जो येचन पर प्रेशर बना रहा था। पर इसी के साथ येचन अपने फायर को एक्टिवेट करते हुए उस के अटैक को तोड़ देता है। ये देखकर तो लूजी और जीनिंग दोनों शॉक हो जाते हैं कि इसने एक स्पिरिट वेपन के सप्रेशन को तोड़ दिया। इधर येचन लगता है मूड में आ चुका है, क्योंकि येचन ट्रू फायर को रिलीज कर दिया, जिसके गर्मी से ही लूजी का बुरा हालत हो जाता है। इधर जीनिंग भी इसके ट्रू फायर को देखकर शॉक हो जाती है। इधर लूजी का भी सेम हाल है और वो पूछता है कि तुम्हारे पास ट्रू फायर कैसे है। हैंग यू सेक्ट के लड़के, तुम वेट करो, मैं तुम्हें मार के तुम्हारा ट्रू फायर ले लूँगा। तो ये चैन भी अपना हेवनली रेड स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास ये करने का एबिलिटी है कि नहीं, और इसी के साथ अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसमें ट्रू फायर भी ऐड है, जिसे लूजी रोकने का कोशिश करता है और अपना स्पिरिट वेपन पगोड़ा को निकाल लेता है और येचन की तरफ लॉन्च कर देता है, जिससे ये दोनों का अटैक आपस में टकराता है। पर लूजी अपना पावर को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका अटैक येचन को डायरेक्टली हिट कर जाता है, जिससे येचन को काफ़ी चोट लग जाता है और येचन उससे थोड़ा दूर जाते हुए सोचता है कि हम दोनों का पावर सेम लेवल पे नहीं है, इसलिए मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा इससे डील करने के लिए। इधर लूजी येचन को इस तरह भागते देख उससे बोलता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, पर तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग सकते हो। और इसी के साथ लूजी वापस से अपने स्पिरिट वेपन पगोड़ा को समन करते हुए येचन पर लॉन्च कर देता है और इस टाइम येचन उसके अंदर कैद हो जाता है। ये देखकर तो लूजी बहुत खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम भागना चाहते थे ना, चलो अब भाग कर दिखाओ। इधर येचन का हालत बहुत बुरा हो चुका था, उसके मुंह से तो ब्लड निकलने लगा था पगोड़ा के पावर सप्रेशन की वजह से, और सोचता है कि क्या मेरे मेरिडियंस दोबारा से टूटने वाले हैं।
इसके हाथों पर अचानक ही कुछ होने लगता है और ये चेन के आँख से फायर निकलने लगता है, यहाँ तक कि उसका पूरा बॉडी फायर से बना एक रिंग से घेरा जाता है, जिससे ये चेन को बहुत तकलीफ भी होने लगता है। ये सब देखकर तो लूजी बहुत शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये बच्चा बहुत अजीब है, इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, और इसी के साथ अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। इधर ये चेन बेहोश हो चुका है और इधर लूजी का स्वॉर्ड ये चेन के चेस्ट से होते हुए आर पार चला जाता है, लिटरली ऐसे जैसे कोई नहीं बच सकता। बट स्टिल ये चेन अचानक से उससे बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, और इसी के साथ उसके सिर पे 2 सींग निकल जाता है और लूजी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लूजी दूर फेंका जाता है। गाइज, यहाँ मुझे लगता है कि ये चेन पर उस डेमन ब्लड का असर हो गया है, जो ये चेन को खतरे में देखकर एक्टिवेट हो गया, इसलिए ये चेन मरा नहीं, उल्टा और पावरफुल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ये चेन को ऐसे देखकर लूजी का फट के हजार हो जाता है और डरते हुए बोलता है कि तुम तो ग्रेट डेमन हो, और इसी के साथ ये चेन पर अटैक कर देता है, जिससे ये चेन बस अपना एक हाथ से ही रोक देता है और उस पर अपने फायर से अटैक कर देता है, जो कि लूजी को सीधा हिट कर जाता है, और वो हिट इतना मैसिव था कि वो ज़मीन तोड़ता हुआ पीछे फेंका जाता है। ये चेन का फायर तो इस वक्त नेक्स्ट लेवल पे है। इधर लूजी का हालत मानो मरने जैसा हो गया है, ये ठीक से सांस भी नहीं लिया था कि ये चेन अचानक से इसके पास आ जाता है और इसका गला पकड़कर हवा में टांग देता है और अपना डेविल लुक दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, और इसी के साथ अपना मास्क हटा देता है। उसका चेहरा देखकर तो लूजी मानो अभी पागल ही हो जाएगा और बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं खुद तुम्हारा मेडियंस को तोड़ दिया था। और वापस से अपना मास्क लगाते हुए ये चेन बोलता है कि भगवान के पास अभी भी आंखें हैं, और उसका गला का हड्डी को जोर से दबाते हुए तोड़ देता है और बोलता है कि इसे कहते हैं हेवेंस के कानून को पेश करना, एक सही बदला, और इसी के साथ ये चेन उसे मार देता है। पर तभी वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और एट लास्ट वो बेहोश हो जाता है। फिर जीनिंग उसके पास आकर बोलती है कि थैंक्स, अगर तुम ना होते तो मैं कब का मर चुकी होती। तो मैं अब जानना चाहती हूँ कि कौन हो तुम, और धीरे धीरे उसके मास्क को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगती है। पर जैसे ही उसके पास पहुँचती उससे पहले ही ये चेन उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या कर रही हो तुम। अब यार ये बताओ, ये साला थोड़ा देर पहले ही बेहोश हुआ है और मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ है और अचानक ही ये होश में आ जाता है, ऐसे कैसे। ये साला ऑथर ऐसी हरकतें करेगा तो हम नहीं खेलेंगे। अभी इतना अच्छा लव एंगल बनता, लेकिन नहीं, हम तो साला सख्त लौंडा है, ऐसे कैसे मुंह दिखा देंगे। हद चुतिया है यार। चलो आगे बढ़ते हैं मुंह लटकाते हुए। फिर जिनिंग बोलती है कि हम बस चेक कर रहे थे कि तुम कैसे हो। तो ये चैन उसका हाथ पीछे फेंक देता है और बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, ये साला भोसड़ी वाला मार खा के ही मरेगा मेरे हाथों। हम बोले थे ना ये साला सख्त लौंडा बनने का कोशिश कर रहा है, ये साला रंडवा ही मरेगा। अधाल है यार। फिर जिनिंग बोलती है कि थैंक यू यंग हीरो, तुम्हारे लाइफ सेविंग वाली इमेज दिखाने के लिए। मैं तुम्हारे इस ग्रैटिट्यूड वाले कर्ज को ज़रूर चुकाऊंगी। फिर ये चैन बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे रिपे करो, बस हम चाहते हैं कि तुम आज का मैटर किसी को ना बताओ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तो जिनिंग भी शर्माते हुए प्यार से हाँ में जवाब देती है। इसी के साथ अपना रंडवा वहाँ से निकल लेता है, वो भी सिर्फ गुड बाय बोलकर। हे भगवान, उठा ले रे बाबा, उठा ले मुझ समझदार को नहीं रे बाबा, इस गधे को जो इतना अच्छा मौका छोड़कर चला गया। पर उम्मीद करते हैं शायद फ्यूचर अच्छा हो। एनीवेज आगे बढ़ता है। फिर जब ये चैन वहाँ से जाने लगता है तो अचानक ही जीनिंग के मुंह से खून निकल जाता है, मतलब कि उसका हालत ख़राब है। समझ रहे हो ना गाइज, मौका छोड़ो। फिर ये चैन उसको देखता है और आग जल जाता है। ये वो वाला आग नहीं है रे बाबा जो तुम लोग समझ रहा है, ये कैंपिंग वाला आग है। रात बिताना है ना जंगल में, तो बिना आग के थोड़ी रहेगा।
बस तुम लोग को मौका मिलना चाहिए और ठरकीपन बाहर निकाल लेता है। इधर येचन उस लड़की को हील करने का कोशिश करने लगता है अपने फायर से, और मन ही मन सोचता है कि बस आखिरी बार है जब हम इसकी मदद कर रहे हैं, इसके बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होगा फ्यूचर में। इसी के साथ वो उसके डैमेज्ड मेरिडियंस को ठीक कर देता है, जिससे उसे दर्द तो होता है पर ठीक भी हो जाती है। फिर येचन से पूछती है कि तुम हैंग्यू सेक्ट से हो, है ना? मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, बस तुमने जो मेरी जान बचाई उसका कर्ज चुकाना चाहती हूँ। तो येचन बोलता है कि हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं। तो जीनिंग पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो येचन पहले मन में सोचता है कि हम ठीक तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, क्या तुम नहीं पहचान पा रही? क्या एक मास्क इतना रुकावट पैदा कर रहा है कि तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रही? फिर अपना नाम बताता है कि चेन ये, मतलब नाम उल्टा कर दिया। वाओ! अब भी ये लड़की इसको नहीं पहचान पा रही। बहुत इंटेलिजेंट है ये। फिर ये चंद दोबारा से मन में सोचने लगता है कि हम लोगों से प्यार करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना चेंज हो गई, हम उससे एक ही नज़र में पहचान लेंगे। किसी को पहचानने के लिए आँख नहीं दिल चाहिए। हम दोनों के बीच बिताया हर पल शायद अब सिर्फ एक पास्ट बन चुका है, शायद इसलिए ये अभी मुझे पहचान नहीं पा रही। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और एल्डर वुग और उनका एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो जंगल से होते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे, और इधर येचन को भी उनका प्रेजेंस सेंस हो चुका है, जिसे सेंस करके सोचता है कि यह एल्डर आज खुद किसी को ढूंढने निकला है। लगता है झेनयिंग सेक्ट जीनिंग के कल्टीवेशन पर सच में फोकस करना चाहता है। वैसे मुझे अब यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले एल्डर वो यहाँ आ जाए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा अगर उन्होंने मुझे यहाँ नोटिस कर लिया तो। ये सोच येचन वहाँ से निकलने लगता है, पर तभी जीनिंग पूछती है कि 2 मंथ बाद 3 सेक्ट्स कंपटीशन में क्या हम मिलेंगे? तो येचन जाते हुए हाँ में जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जीनिंग बोलती है कि तो फिर हम लोग 2 मंथ्स के बाद मिलते हैं। इधर एल्डर वो भी जीनिंग के पास पहुंच गए और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास प्रोफाउंड स्पिरिट बॉडी है, तुम मेरे झेंग यांग सेक्ट की फ्यूचर हो, तुम ऐसी गलती नहीं कर सकती। इसी के साथ वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एल्डर वो बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर ने प्रोफाउंड स्पिरिट पूल को खोल दिया है, अब तुम उसमें जा सकती हो। इससे तुम्हारा स्पिरिट बॉडी पूरा अवेकन्ड हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद तुम्हारा कल्टीवेशन बेस भी इंक्रीज हो जाएगा। इधर जीनिंग सिर्फ यही सोच रही है कि ये चैन के बारे में कैसे पता लगाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडपा के घर को दिखाया जाता है, जहाँ ये चैन आते हुए बोलता है कि हुआ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पर जैसे ही घर का हालात देखता है तो शॉक हो जाता है। सब सामान इधर उधर फेंका हुआ था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हुआ। वो ग्रैंडपा और हुआ को इधर उधर ढूंढने लगता है पर कोई नहीं मिलता। इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तेज़ी से उड़ता हुआ वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हैंग्यू सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग येचन को देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि येचन वापस आ गया। अगर ये वापस भी आ गया तो भी वो लड़का जिसका नाम हुआ है, इसे इन दिनों बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है और वो झैंग फैंग उसे तो मरने तक पीटा गया है। ये इतना दर्दनाक है कि हम देख भी नहीं पाए। क्या ये सब बदल जाएगा? ये सब सुनकर तो येचन का दिमाग ही खराब हो जाता है और उस लड़के का कॉलर पकड़कर पूछता है कि क्या हुआ है यहाँ। तो वो लड़का बताता है कि इसके पीछे रेन यांग पीक का की हाव है, उसने तुम्हें फेंग यून स्टेज पर चैलेंज किया था पर तुम यहाँ नहीं थे, इसलिए उसने अपना गुस्सा हुआ और झैंग फैंग पर निकाला। झैंग फैंग हमारा ग्रैंडपा है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सुनकर येचन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि कहाँ है वो लोग। तो वो लड़का बताता है कि फेंग यून स्टेज, आज की यून हुआ को फेंग यून स्टेज पर चैलेंज किया है। फिर येचन उसका कॉलर छोड़कर फेंग यून स्टेज की तरफ निकल गया। इधर फेंग यून स्टेज पर हुआ और की यून का फाइट हो रहा था, जहाँ हुआ लगातार की यून पर अटैक्स किए जा रहा था पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। की यून
ये सब अटैक्स काफ़ी आराम से डॉज कर ले रहा था और लास्ट अटैक को डॉज करते हुए अपने फायर पाम से हुआ के चेस्ट पर अटैक कर दिया, जिससे हुआ पीछे फेंका जाता है, जिससे हुआ का हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था। उसके पूरे बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा था, बट स्टिल किसी तरह खुद को अपने स्टाफ के सहारे खड़ा रखा हुआ था, जिसे देखकर कियून बोलता है कि तुम सिर्फ एक कचड़ा हो और ये चेन भी एक कचड़ा है जो मेरे रेन यांग पीक के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और किसी कछुआ की तरह छुपकर बैठा हुआ है। ये सब सुनकर हुआ को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिस वजह से कियून को जस्ट शट अप बोलते हुए उस पर अटैक कर देता है, बट स्टिल कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि कियून उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसका अटैक को बस अपने 2 फिंगर से ही पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम अपने इस अटैक से मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और इसी के साथ बहुत तेज़ी से उसके पेट पर एक लात मार देता है जो इतना पावरफुल था कि हुआ उसका इम्पैक्ट से पीछे फेंका जाता है और इस बार तो स्टाफ भी उसके हाथ से छूट जाता है, जिसे देखकर कियून उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि छोटे कचड़े, तुम्हारा भाई तुम्हारा फ़िक्र नहीं करता। ये सब सुनकर हुआ दोबारा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो कियून बोलता है कि क्या तुम दोबारा खड़ा होना चाहते हो, और अपना पावर को रिलीज़ करते हुए बोलता है कि झुको मेरे सामने, और अपने अटैक को लॉन्च कर देता है जो हुआ को डायरेक्टली हिट कर जाता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि हुआ के पैर का हड्डी तक टूट जाता है। फिर उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कि यून उसके फेस को अपने लात से दबा देता है और बोलता है कि ये चैन एक कचड़ा है, अगर हम खुश हुए तो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। चलो बोलो भी, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते कि ये चैन एक कचड़ा है? बोलो बोलो, वरना तुम्हें तब तक लात मारता रहूँगा जब तक कि तुम मर ना जाओ। और लगातार हुआ के सर पर अपने पैर से मारता रहता है। इधर फेंग यून स्टेज के पास एक टेबल पर बैठ के किहाओ चाय का चुस्की लेते हुए बोलता है, ये चैन, मुझे प्रवोक करने का यही नतीजा होता है। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे छिपे हुए रहते हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे जो भी अपने हैं उन्हें तुम अपनी आंखों से एक एक करके मरते हुए देखो। इधर की यून अभी भी हुआ को अपने पैर से मारे जा रहा था, पर तभी उसे कुछ फील होता है और देखता है एक स्वॉर्ड उड़ते हुए उसके पास आ रहा है जो सीधा उस पर अटैक कर देता है, पर किसी तरह वो उसे डॉज कर लेता है और उस स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि ये चैन आ चुका है। इसी के साथ ये चैन का एक हीरो वाला एंट्री होता है जिसे देखकर किहाओ चिढ़ जाता है। इधर ये चैन हुआ के पास आता है और उसे जगाने की कोशिश करता है और साथ ही अपने फायर से हील भी करने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर बाद आखिरकार हुआ अपने आँख खोल लेता है और ये चैन को अपने पास देखकर हुआ खुश हो जाता है और बोलता है, बिग ब्रदर आप वापस आ गए। इधर ये चैन अपने फायर का पावर बढ़ा देता है जिससे हुआ और तेज़ी से हील होने लगता है। फिर ये चैन बोलता है कि तुम इतने स्टूपिड क्यों हो, तुम उसे नहीं हरा सकते, फिर तुम उससे क्यों लड़ रहे हो? तो हुआ बोलता है कि इन लोगों ने लिटिल ईगल और ग्रैंडपा दोनों को बांध दिया था और आपको भी कछुआ बोल रहे थे। हम किसी को भी उन्हें हर्ट करने नहीं देंगे और ना ही बिग ब्रदर को कुछ बुरा बोलने देंगे। ये सुनकर येचन के आंखों में आंसू आ जाता है। इधर येचन रो ही रहा था कि इतने में किहाओ उस पर अटैक कर देता है, पर अचानक ही फैटी भी वहां आ जाता है और अपने धनुष से एक पावरफुल तीर छोड़ता है जिससे किहाओ का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये चैन को देखते हुए बोलता है, सॉरी हम लेट हो गए, अभी जस्ट सेक्ट पहुँचे। तो ये चैन बोलता है, तुम ज़्यादा लेट नहीं हुए, मैं चाहता हूँ कि तुम हुआ का ख्याल रखो। और हुआ को देते हुए किहाओ की तरफ देखता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे मरने तक तुम्हें मारूंगा। फिर कीहाओ से पूछता है कि लिटिल ईगल और झैंग फैंग कहाँ हैं? तो कीहाओ बोलता है कि तुम्हें पहले अपने बारे में फ़िक्र करना चाहिए। क्या तुमने सोच लिया है कि तुम कैसे मरना चाहोगे? ये सुनकर येचन का पारा और चढ़ जाता है और गुस्से से बोलता है कि
अब जब तुम बोलना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम बोलो ना। और इसी के साथ अपने पावर को रिलीज करते हुए कीहाओ के तरफ बढ़ जाता है। इधर दूसरे डिसाइपल्स ये चेन का स्ट्रॉन्ग की को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं और इधर कीहाओ ये चेन को अपने तरफ आता देख गुस्से से अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। पर ये चेन का पावर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर ये चेन उसके फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है जिससे कीहाओ पीछे फेंका जाता है और अपने गाल को पकड़े हुए सोचता है कि इट्स इम्पॉसिबल, ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसी के साथ अपना पावर को रिलीज़ करते हुए एक अटैक कर देता है जिससे ये चेन अपना रसिंग थंडर पाम से डिस्ट्रॉय कर देता है। कीहाओ फिर से अटैक को नहीं रोक पाता और पीछे फेंका जाता है। ये सब देखकर तो वहाँ पर खड़े सभी डिसाइपल्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन बीते हैं जब तक हमने इसे नहीं देखा। ऊपर से इस चैलेंज को फेस करते हुए कीहाओ जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में है वो कितना आसानी से हार रहा है। इधर येचन कीहाओ को लगातार कुत्ते की तरह मारे जा रहा था और उससे पूछता है कि कहाँ है वो लोग। तो कीहाओ बोलता है मार दिया उन लोगों को। ये सुनकर येचेन और गुस्सा हो जाता है और उसका पैर पकड़ते हुए बोलता है कि तो तुम अभी भी नहीं बताना चाहते है ना। और उसे उठा के पटक देता है और ये इतना ज़ोर से पटका था कि लिटरली पूरे स्टेज में एक ज़ोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिसके वजह से उसका हालत मरा हुआ सूअर की तरह हो जाता है। फिर भी हंसते हुए बोलता है कि ये चैन तुम मर गए। ये सुनकर ये चैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर पता चलता है कि कीहाओ हेवनली थंडर तलिस्मान का यूज़ कर दिया है जिसके वजह से पूरे स्टेज पर हेवनली थंडर्स ने स्ट्राइक कर दिया और ये स्ट्राइक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पूरे स्टेज पर ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वहाँ सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या हेवनली थंडर तलिस्मान फेंगयून स्टेज पर बैन नहीं है। कीहाओ कितना बोल्ड है, उसे इसका पनिशमेंट से भी डर नहीं लगता। पर क्या उसे सेक्ट के भी पनिशमेंट से डर नहीं लगता। तुम्हें क्या पता कि इसका टीचर रेन यांग पीक का फर्स्ट सीट है। ऊपर से ये की फैमिली से बिलोंग करता है। इसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चैन पक्का मरने वाला है। पर तभी ये चैन अचानक से उस ब्लास्ट के अंदर से बिल्कुल सही सलामत बाहर आने लगता है जिसे देखकर तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था जिस वजह से उसे सभी डेमन बोलने लगते हैं। यहाँ तक कि कीहाओ को भी यकीन नहीं हो रहा था ये चैन को सही सलामत देखकर जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि हेवनली थंडर तलिस्मान से भी ये नहीं मरा। इसलिए वो तुरंत ही उस पर अटैक करने चला जाता है। पर जैसे ही वो हवा में उड़ता है अटैक करने के लिए तभी ये चैन बहुत स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है। इसे देखकर तो कीहाओ को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और तुरंत ही ये चैन उसका सर पकड़ के ज़मीन में पटक देता है और पंचेस का बरसात कर देता है ये पूछते हुए कि बोलोगे कि नहीं अब कि वो लोग कहाँ हैं। और लगातार बस मारते रहता है और पूरे गुस्से में एक लास्ट पंच मारने जाता है जिसे देखकर तो कीहाओ को सदमा ही लग गया मानो कि इस पंच से उसका जान ही निकल जाएगा। पर ये चन उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके बगल में पंच मार देता है जिसकी वजह से वहाँ का फ्लोर ही टूट जाता है। ये देखकर तो कीहाओ को भी समझ नहीं आता कि वो मारा क्यों नहीं। पर ये चैन खुद को शांत करता है और फिर से पूछता है कि कहाँ रखे हो उन्हें। ये सुनकर कीहाओ खांसते हुए हंसने लगता है और बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा और तुम मुझे मारने की हिम्मत भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम मुझे मार दोगे तो इस ग्रेट चू में मेरा की फैमिली हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर ये चैन हंसने लगता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें तब तक मारता रहूँगा जब तक तुम मुझे बता ना दो कि वो लोग कहाँ हैं। और इसी के साथ वो उस पर पंचेस का बरसात कर देता है और उससे पूछता है कि बताओ कहाँ है वो। तभी अचानक उसे किसी का आवाज़ आता है जो उससे बोलता है कि छोड़ दो उसे। तभी दिखाया जाता है कि ये बोलने वाला रेन यांग पीक का फर्स्ट सीट एल्डर था जो वहाँ पर आ चुका था। उसे देखकर येचन बोलता है कि एल्डर
फेंग यून स्टेज पर थर्ड पार्टी का फाइट के बीच आना मना है। क्या आप सेक्ट के रूल को तोड़ना चाहते हैं? तो एल्डर बोलते हैं, क्या तुम्हें सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स नहीं चाहिए? उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स दे दूंगा। यह सुनकर ये चेन हंसने लगता है और बोलता है कि एल्डर, आपका स्टूडेंट ने क्राइम किया है, वो भी ऐसा क्राइम जिसके लिए उसे मौत का सज़ा दिया जाएगा। तो एल्डर पूछते हैं कि मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन सा सीरियस क्राइम्स इसने किया है जिसकी वजह से इसे जान से मार देने का सज़ा मिलना चाहिए। तो ये चैन बताता है कि पहला तो हेवनली थंडर तलिस्मान को फेंग यून स्टेज पर फाइट के दौरान उसे यूज़ करना मना है। दूसरा, सेक्ट के स्पिरिट बीस्ट को सेक्ट के बैंड डिसाइपल के द्वारा मारे जाने पर वो क्रिमिनल है। गाइज, यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने कब किसी बीस्ट को मार दिया, कि यहाँ उसके बारे में बात हो रहा है। ऑथर यहाँ देसी दारू पी के लिख रहा है शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सेक्ट के एल्डर्स को इंजर्ड करना मना है, जो इसने किया है। एल्डर झेंग फेंग को इसने इंजर्ड किया। ये तीनों में से एक भी रीज़न काफ़ी है इसे जान से मारने की सज़ा देने के लिए, और आप बस कुछ स्पिरिट स्टोन्स देकर इसे बचाना चाहते हैं। ये सुनकर एल्डर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो इसकी आइडेंटिटी क्या है? तो ये सुनकर ये चन हंसने लगता है और बोलता है कि क्या आप की फैमिली का यूज़ करना चाहते हैं मुझे सप्रेस करने के लिए? ऐसा है क्या? जिस पल से ये हैंग यू सेक्ट में इंटर किया, तब से ही इसे सेक्ट के रूल्स का पालन करना चाहिए। यहाँ तक हेवनली किंग भी अगर सेक्ट के रूल्स को तोड़ते हैं तो उन्हें भी सज़ा दिया जाना चाहिए, वरना सेक्ट के रूल्स का क्या फ़ायदा। तो फिर एल्डर पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो? तो ये चन बोलता है कि एल्डर झेंग फेंग को सेफली रिटर्न कीजिए, उसके बाद ही हम आपका बात मानेंगे स्पिरिट स्टोन से इस कचड़े के ज़िंदगी को बचाने के बारे में। और आपको मुझे 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स ला के देने होंगे, वरना इसके की फैमिली को बोलिए कि इसकी बॉडी आके कलेक्ट कर ले। तो एल्डर बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स दूंगा? तो वहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि पूरी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ ही लोग इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स देख पाते हैं। इधर फैटी भी हंसते हुए सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा है। फिर एल्डर से बोलता है कि फैमिली का नाम सस्ता नहीं है और इस कांड के वजह से इसे इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स तो देना बनता है, और इसमें मेरे लिटिल ईगल को एक्सपेंसिव टीथ लगाने के लिए भी स्पिरिट स्टोन्स हैं। ये सुनकर तो वहाँ के डिसाइपल्स हंसने लगते हैं और एक डिसाइपल बोलता है कि फैटी का मुंह सच में बहुत बुरा है। तो दूसरा लड़का फैटी के बात से शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या उस ईगल के पास दांत भी है? तो तीसरा बोलता है कि नहीं नहीं, उसके कुत्ते का नाम लिटिल ईगल होगा। तो बाकी डिसाइपल्स बोलते हैं कि हाँ, ये सही कहा, तुम कितने समझदार हो। लोल। ये सब सुनकर तो एल्डर का पारा ही चढ़ जाता है और उन सब से बोलते हैं कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो? ये सुनकर तो वो सभी डिसाइपल्स डर जाते हैं। फिर एल्डर ये चैन से बोलते हैं कि तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो, इसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें ज़रूर झेलना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अंजाम। तो ये सुनकर ये चैन भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जब की हाउ मेरे परिवार का इंसल्ट कर रहा था, तब तुमने उसे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझाया था। सिर्फ तुम ही लोग हो जो दूसरों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे तुम पर नहीं चढ़ सकते, है ना? इसने मेरे परिवार का इंसल्ट किया, अब जब ये पिट गया तो तुम चले आए इसे बचाने। क्या हैंग यू सेक्ट तेरे परिवार ने बनाया है? ये सुनकर तो एल्डर का मुंह ही बन गया और तुरंत ही वो ये चेन पर एक पाम अटैक करने चला जाता है, पर तभी किसी का अटैक वहाँ आता है जो एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनसे बोलता है कि किंग यांग, क्या तुम हैंग यू सेक्ट के रूल्स को तोड़ना चाहते हो? ये देखकर तो एल्डर शॉक ही हो जाते हैं और बोलते हैं कि डोजी, क्या तुम इस एविल लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? तो डोजी बोलते हैं कि प्रोटेक्ट? तुम्हें क्या लगता है सभी यहाँ पर अंधे हैं?
डिसाइपल ये चेन ने कीहाउ के सभी क्राइम्स के बारे में बताया है और इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। अगर तीनों मेजर क्राइम्स में डाल दिया जाए तो तुम्हें सच में लगता है कि कीहाउ इससे बच सकता है? इस तरह के डिसाइपल्स बहुत घमंडी और राउडी बन चुके हैं। इन्हें सिर्फ दूसरे डिसाइपल्स को हर्ट करना आता है, इसलिए तुम भी इसे पनिशमेंट से नहीं बचा सकते। ये सुनकर एल्डर और चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि लड़के, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स दे रहा हूँ। और इसी के साथ एल्डर एक बैग से भरा हुआ 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स दे देते हैं। पर ये चेन बोलता है कि क्या आपने उसे छोड़ने बोल दिया तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? मेरे लोग कहाँ हैं? और आपको प्रे करना चाहिए कि मेरे लोग ठीक हो। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मेरे बदले और गुस्से के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। ये सुनकर तो वहाँ सभी लोग शॉक और कंफ्यूज दोनों हो जाते हैं। इधर फैटी भी एल्डर को चिल्लाते हुए बोलता है कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए। फिर कुछ देर बाद एल्डर ग्रैंडपा और लिटिल ईगल को बुला लेते हैं और फैटी को दे देते हैं। जहाँ हुआ ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आंखें खोलिए, बिग ब्रदर वापस आ गए। फिर ग्रैंडपा भी ये सुनकर आंखें खोलते हुए बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि वो वापस आ गया। इधर ग्रैंडपा का कंडीशन ठीक देखकर फैटी ये चेन को सिग्नल देता है कि सब ठीक है। फिर ये चेन की हाव को उठा के एल्डर की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि ये लीजिए अपना डिसाइपल और ले जाइए। तब एल्डर बोलते हैं कि लड़के, आज का दिन तुम्हें याद रखना चाहिए। और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि कोई ज़रूर फ्यूचर में इसका बदला लेगा। तो ये चैन भी एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि मैं इंतज़ार करूँगा। तभी ये चैन को कुछ फील होता है और अचानक उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और ज़मीन में गिर जाता है। ये देखकर फैटी और हुआ दोनों दौड़ते हुए ये चैन के पास आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और माउंटेन के एज पर दो एल्डर्स को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहां एल्डर जी बोलते हैं कि कहीं तुम ये चैन को मरवाने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? लास्ट टाइम तुम मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे और आज तुम खुद अपना मजाक बनवा कर आए हो। तुम्हारा तो मुझसे भी ज़्यादा इज्जत लूटा। मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी हो रहा है। फिर एल्डर किंग यंग बोलते हैं कि यंगर जनरेशन्स का मैटर उन्हें खुद से ही हैंडल करना चाहिए। तो एल्डर जी बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो एल्डर किंग यंग बोलते हैं कि चलो हम दोनों का पीक्स को एक साथ कर लेते हैं और वो सभी डिसाइपल्स जो बंद दरवाजे के पीछे हैं उन्हें बाहर आने देते हैं। इसी के साथ ये पार्ट खत्म।